गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होती है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। और हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की बात करी थी। कॉम्प्लेक्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ठीक है। एक्चुअली जो NADH और FADH2, ठीक है ना, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी आपका NADH और जो आपका FADH2 है जो कहाँ पर बनता है आपका, मान लो सिट्रिक एसिड साइकिल में बनता है या जो भी ग्लाइकोलिसिस में बनता है। अगर हमें इससे ATP बनाना है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना होता है। ठीक है। जैसे एक NADH आपको कितने ATP देता है, 2.5 ATP। और एक FADH2 कितने ATP देता है आपको, 1.5 ATP। ठीक है। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया था। अब हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे, इनहिबिटर्स। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक, हमने कहा था कि एक प्रोसेस है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और जब वो हाइड्रोजन आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं तो ATP बनता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक हम इसकी बात करते हैं ATP सिंथेसिस की। ठीक है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तभी आपका ATP बनेगा। ठीक है। बट देखो क्या ना, यहां पर दोनों अलग चीज है। जब हम इनहिबिटर्स की बात करेंगे ना, कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करते हैं और कुछ इनहिबिटर्स वो होंगे जो ATP सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जो किसको करते हैं, आपके ATP सिंथेसिस को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ATP सिंथेसिस, जैसे हम पहले इनहिबिटर्स देखेंगे किसके, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले हम कौन से इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अब देखो मेन इसमें आपको क्या याद रखना होता है कि कौन सा इनहिबिटर कहां पर वर्क कर रहा है। ठीक है। इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम डिफरेंट इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो पहले पहले हम एक पाथ लिखते हैं। जैसे हमने पाथ पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा था NADH। तो हमने कहा था कि जो NADH है, NADH से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए थे आपके, फॉर एग्जाम्पल क्यूनोन के पास। ठीक है। NADH, वैसे तो वो था ना FMN था, FES था, बट हम सीधा लिख रहे हैं कि NADH से इलेक्ट्रॉन गए थे आपके क्यूनोन के पास। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1 से किसके पास गए थे, 3 के पास। सो दैट इज साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम C1, आफ्टर दैट साइटोक्रोम C। ठीक है। क्योंकि साइटोक्रोम C उसको किसके पास लेके गया था, साइटोक्रोम A+A3। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए थे, ऑक्सीजन के पास। ठीक है। जैसे हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे ना, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3 के पास। ठीक है। ऑब्वियसली ये NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स था, ये साइटोक्रोम BC1 था। ठीक है। फिर साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के पास लेके जाता है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, वाटर। अब हमें यहाँ पे इनहिबिटर याद रखना है क्योंकि अलग अलग इनहिबिटर्स डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं। ठीक है। और देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पे आप इनहिबिट करो, चाहे NADH2 करो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करोगे तो आपका ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। ठीक है। और ऑक्सीजन नहीं यूज होने का मतलब वाटर भी नहीं बनेगा। ठीक है। आपका वाटर भी नहीं बनेगा। ठीक है। तो NADH से Q के पास इलेक्ट्रॉन्स को जाने से कौन कौन रोकता है। ठीक है। तो उसमें एक होता है रोटिनॉन, एक होता है आपका रोटिनॉन, एक होता है आपका एमाइटल, रोटिनॉन, एमाइटल, और एक होता है आपका पायरिसिडिन ए, पायरिसिडिन ए। ऑल ऑफ देम
इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू Q, ठीक है, रोटिनोन, एमाइटल एंड पायरिसिडिन, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं NADH से Q तक जाने में, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली अभी ना हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनहिबिटर कौन से वाले आपके कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो साइटोक्रोम NADH से Q जाने से कौन रोकता है? रोटिनोन, एमाइटल एंड पायरिसिडिन, ठीक है। अब बात होती है साइटोक्रोम B2C1, ठीक है। यहां पर एक होता है एंटीमाइसिन, एंटीमाइसिन, ठीक है, एंटीमाइसिन ए, और एक होता है आपका ब्रिटिश एंटील्यूसिड, ब्रिटिश एंटील्यूसिड। इट विल ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोक्रोम B2C1, ठीक है, एक एंटीमाइसिन ए और एक ब्रिटिश एंटील्यूसिड, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है जो साइटोक्रोम A+A3 से ऑक्सीजन के पास जाने से रोकता है, ठीक है, उसमें होता है आपका साइनाइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S एंड सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, ये सब ब्लॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को, कहां से कहां तक? साइटोक्रोम A+A3 से ऑक्सीजन के पास जाने में, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। NADH से Q जाने को कौन रोकता है? रोटिनोन, एमाइटल, पायरिसिडिन, साइटोक्रोम B2C1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कौन स्टॉप करता है? एंटीमाइसिन है, ब्रिटिश एंटील्यूसिड, और साइटोक्रोम A+A3 से ऑक्सीजन के पास जाने को रोकता है साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S एंड सोडियम एजाइड, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा साइनाइड पॉइजनिंग, तो एक्चुअली जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करती है, ठीक है। किसको इनहिबिट करती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इनहिबिटर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने, बट वही होता है ना, आपको पहले कुछ इनहिबिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, तो अगर मुझे कुछ इनहिबिटर्स भी पता होते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे एक्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 3 लेवल पे एक्ट कर रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स 4 लेवल पे एक्ट कर रहा है। यही पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट से किसके पास जाते हैं? थर्ड के पास, और थर्ड से किसके पास जाते हैं? फोर्थ के पास, ठीक है। एक तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट तो हो गया, इसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। अब इसमें ना एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसने ना स्पेसिफिकली पूछा था कि रोटिनोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि रोटिनोन कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है, कि रोटिनोन जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, चलो ये तो हमें पता है कि रोटिनोन कहां पे एक्ट करता है? कॉम्प्लेक्स 1 लेवल पे, ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो क्या ना, ऐसे आप हर एक, मतलब हर एक का तो मैकेनिज्म में आप जा नहीं सकते, कि हम, एक तो होता है ना, पहले हमें ये नेम्स याद रखने हैं कि कौन सा किस लेवल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक करता है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो रोटिनोन के ऊपर, अब देखो क्या लिखा है, रोटिनोन वर्क्स बाय इंटरफेयरिंग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, इट इनहिबिट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन सल्फर सेंटर्स इन कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनोन। मतलब ये ना, जैसे NADH से इलेक्ट्रॉन पहले FMN के पास जाते हैं, फिर FES के पास जाता है, फिर FES से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? यूबिक्विनोन के पास। सो टू बी स्पेसिफिक, it inhibit the transfer of electron from iron sulfur center in complex 1 to ubiquinone, ठीक है। दिस इंटरफेयर्स, अब देखो क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जो NADH है उससे हम यूजेबल सेलुलर एनर्जी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तभी तो ATP बनेगा ना। अब ये तो, इसने तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर दिया, तो जो NADH, हम कह रहे थे कि एक NADH हमें 2.5 ATP देता है, तो वो बनेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज इंटरफेयरिंग विद द NADH ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ यूजेबल सेलुलर एनर्जी।
अब क्या होता है, कहते हैं जो ऑक्सीजन है, अब देखो ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं हो रही, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ऑक्सीजन यूज होती है, वाटर बनता है, लेकिन ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही, तो ये जो सेलुलर ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो जाती है रेडिकल के अंदर, और ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देती है, जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करती है एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो सेलुलर ऑक्सीजन है वो किस में रिड्यूस होगी, एक रेडिकल में, जैसे उसका ना यही आंसर था कि ये ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं होगी ना। आप देखो जो भी आप इसमें से कोई भी इनहिबिटर दे दो, चाहे आप रोटिनोन दे दो, एमाइटल, पायरसिडिन ए, एंटीमाइसिन ए, ब्रिटिश एंटील्यूसिड, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, सोडियम एजाइड, इनमें से आप कोई भी इनहिबिटर दे रहे हो, आपने ये याद रखना है, देर विल बी नो चेंज इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, मतलब जैसे जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूज ही नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तब ऑक्सीजन यूज होगी और तब जाके आपका वाटर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चल रही है तो ऑक्सीजन की कंजप्शन ही नहीं होगी, सो देर विल बी नो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो वाली ऑक्सीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हमारे डीएनए को डैमेज करेगा या दूसरे कंपोनेंट्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के उसको डैमेज करेगा। ठीक है, आए समझ में ये, तो एक तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे एक एक अनकपलर होते हैं, क्या होते हैं आपके अनकपलर। ठीक है, अभी देखो मैं आपको और इमेजेस भी दिखाऊंगा। नाउ वी हैव ए कंसेप्ट ऑफ अनकपलर, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अनकपलर क्या होता है, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल जो हम क्लासिक लेके चलते हैं, दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। तो अनकपलर बेसिकली क्या करते हैं, इट इनहिबिट्स, और बेसिकली इट ब्लॉक्स, इट ब्लॉक्स एटीपी सिंथेसिस, it blocks ATP synthesis by dissipating, by dissipating hydrogen ion gradient, hydrogen ion gradient without affecting electron transport chain, without affecting electron transport chain, without affecting electron transport chain। ठीक है, it inhibits ATP synthesis by dissipating hydrogen ion gradient without affecting electron transport chain। ठीक है, अनकपलर क्या करता है, देखो हमने क्या डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, तो वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है तभी एटीपी बनता है। यही हमने पढ़ा था ना कि जब 4 हाइड्रोजन आयंस जाते हैं, ठीक है, किस में से, आपके एटीपी सिंथेज में से। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये एटीपी सिंथेज है, तो जब 4 हाइड्रोजन आयंस इसमें से गए थे, कहां पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती है तभी प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, और जब वो प्रोटॉन्स कहां जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, तो एटीपी बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम है हाइड्रोजन आयंस को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज करना। ठीक है, चलो वो इंक्रीज हो गए, लेकिन अगर कोई कंपाउंड जैसे ये अनकपलर है वो उस ग्रेडियंट को डिसिपेट कर देता है, मतलब ग्रेडियंट को खत्म कर देगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चलेगी, ऑक्सीजन कंज्यूम भी होगी, लेकिन एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन के लिए आपका हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट होना जरूरी है, तो अनकपलर्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को डिसिपेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, उस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अफेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज इट इज चलेगी, ऑक्सीजन कंज्यूम भी होगा और वाटर भी बनेगा, बट जो ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने बनाया है
कि देर इज ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मैट्रिक्स। तो वो जो ग्रेडियंट बना था, उस ग्रेडियंट को ये अनकपलर खत्म कर देगा। ठीक है, हाँ मतलब एटीपी सिंथेस को नहीं टारगेट कर रहा है ना ये। अभी हम वो अलग पढ़ेंगे, जो एटीपी सिंथेसिस या जो एटीपी सिंथेज होता है उसका टारगेट अलग होता है, वो हम अलग डिफरेंट पढ़ेंगे अभी, कि जो एटीपी सिंथेसिस को टारगेट करते हैं। ठीक है, देखो क्या ना, एक्चुअली यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक आप कह रहे हो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं, एक फिर आप कह रहे हो कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस को भी नहीं कर रहे, क्योंकि मतलब अगर हम बोले तो दोनों को ही नहीं कर रहे हैं। बट एटीपी सिंथेसिस क्यों नहीं होने दे रहे? क्योंकि प्रोटॉन के ग्रेडियंट को डिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे वो आएंगे जो एटीपी सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे, कि एटीपी सिंथेसिस को कैसे रोका जाए। देखो क्या होता है ना, मेनली तो हमारा टारगेट, अब हर एक सेल ने एनर्जी बनानी है। ठीक है, बट वही होता है, मैंने किसी मान लो पैथोजन को मारना है या मैंने किसी को भी टारगेट करना है, तो अगर हम उसके अंदर अगर उसके एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि साइनाइड पॉइजनिंग, अब साइनाइड पॉइजनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अफेक्ट कर रही है। अब साइनाइड किसी ने ले लिया तो एटीपी फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अब एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर सेल जो है वो अपने, क्योंकि सेल को एनर्जी तो चाहिए ना अपने जो भी उसके फंक्शंस है उसको करने के लिए। ठीक है, देखो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। जैसे अभी आप ये देखो, नाउ दिस इज वन ऑफ द इमेज दे हैव शोन। एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, एक तरफ क्या है, एटीपी सिंथेसाइज्ड। मतलब जो उसने हमें ब्लैक में शो किया हुआ है वो हमें बता रहा है कि आपका ऑक्सीजन कंज्यूम, जैसे मान लो मैं जो जो ऐड कर रहा हूं क्या उसके बाद ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। ठीक है, और एक पिंक में हमें कौन सा बता रखा है, एटीपी सिंथेसिस। जैसे आप फर्स्ट वाला देखो, मैंने एडीपी प्लस पीआई ऐड किया, तो एडीपी प्लस पीआई ऐड करा तो हमने एटीपी बनाना है। एटीपी बनाने के लिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलनी चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ना, क्योंकि ब्लैक वाला ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ ऑक्सीजन कंजप्शन हो रही है। ठीक है, और लेकिन यहां पर आपको क्या शो कर रखा है कि अभी एटीपी सिंथेसिस नहीं शो कर रखा, कि एटीपी सिंथेसिस अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या शो करा, आपने सक्सीनेट ऐड करा, तो सक्सीनेट एडिशन पे वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रही है, एटीपी भी बन रहा है। लेकिन वो कहता है अगर आपने साइनाइड ऐड करा, अब साइनाइड हमने क्या पढ़ा था, जो क्या करता है आपका, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक देगा, तो ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं होगी, और साथ में वो कह रहा है एटीपी सिंथेसिस भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने एक्सप्लेन कर रखा है कि कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड एटीपी सिंथेसिस, क्योंकि दोनों चीजें कपल्ड है ना, यही तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तो एटीपी बनेगा। उसने लिखा इन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट कपलिंग माइटोकॉन्ड्रिया आर सस्पेंडेड इन ए बफर्ड मीडियम एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड मॉनिटर ऑक्सीजन कंजप्शन एट इंटरवल, सैंपल्स आर रिमूव्ड, और ऐसे हम करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, जैसे आपने देखो उसने क्या कहा, एडिशन ऑफ एडीपी एंड पीआई अलोन results in little or no increase in either respiration और एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना इतना ज्यादा ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि कंज्यूम नहीं हो रही है, बट इतनी ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रही, और ना ही इतना एटीपी सिंथेसिस पे आपका अफेक्ट पड़ रहा है, ना एटीपी बन रहा है। लेकिन जैसे आपने सक्सीनेट ऐड करा तो रेस्पिरेशन बिगिंस इमीडिएटली और एटीपी बनता है। सक्सीनेट मतलब एक तरह से ऑक्सीजन कंज्यूम भी करा रहा है, सक्सीनेट देने से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन कंज्यूम भी हो रही है और एटीपी भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइनाइड दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोकता है। कहां से, साइटोक्रोम A+A3 जिसको हमने कॉम्प्लेक्स 4 बोला था, और ऑक्सीजन के बीच में, तो जो वो रेस्पिरेशन को भी इनहिबिट कर रहा है और एटीपी सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब एक उसने ये कहा, मतलब इसमें पहले आपने एडीपी प्लस पीआई दिया है, फिर आपने क्या दिया है, सक्सीनेट दिया है। ठीक है, अब दूसरा वो क्या कह रहा है, कहता माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइडेड विद सक्सीनेट रेस्पायर एंड सिंथेसाइज एटीपी ओनली व्हेन एडीपी एंड पीआई आर एडेड। जैसे इसमें आपने पहले सक्सीनेट ऐड कर दिया, ठीक है, अब एडीपी पीआई आपने दिया ही नहीं है,
तो एटीपी तो बनेगा ही नहीं अभी, ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन में भी हो रही है, ठीक है। अगर आपने फिर जैसे एडीपी पीआई दिया सक्सिनेट देने के बाद, तो आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रही है और आपका एटीपी भी बन रहा है, ठीक है। अभी ये जैसे अभी हमने ये दोनों नहीं पढ़े हैं, बेंट्यूरिसिडिन और ओलिगोमाइसिन, ये एक्चुअली एटीपी सिंथेस को इनहिबिट करते हैं। ये किसको इनहिबिट करते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे दोनों, ये इनहिबिट करते हैं एटीपी सिंथेस को, ठीक है। अगर एटीपी सिंथेस को इनहिबिट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो चलेगी, मतलब मेरी ऑक्सीजन कंजप्शन पे ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, बट एटीपी नहीं बनेगा। और जब मैंने डीएनपी ऐड करा, डाई नाइट्रोफिनोल, अभी हमने क्या पढ़ा कि डाई नाइट्रोफिनोल एक अनकपलर है जिसकी प्रेजेंस में रेस्पिरेशन तो चलती रहती है लेकिन एटीपी नहीं बनता। इट ब्लॉक्स एटीपी सिंथेसिस बाय डिसिपेटिंग हाइड्रोजन ग्रेडियंट विदाउट अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें क्या बता रहे हैं ना कि देखो क्या होता है ना, आपने जैसे कोई भी मतलब साइकिल चलानी है, ठीक है ना, देखो अब जैसे सक्सीनेट का रोल कहां पे हो सकता है, जैसे जो सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है, वहां पर क्या बनता है आपका एफएडीएच टू, ठीक है ना, और एफएडीएच टू से फिर एफएडी बनेगा तो फिर वो क्या करेगा आपका आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे आपने सक्सीनेट दिया, तो ये तो है ना ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है, लेकिन एटीपी बनाने के लिए आपको एडीपी प्लस पीआई भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है ना। एडीपी प्लस पीआई जब तक नहीं होगा तब तक एटीपी वो कैसे बनाएगा, जैसे इसमें पहले एडीपी प्लस पीआई दिया लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है बट आपका एटीपी अभी नहीं बना है, ठीक है। जब आपने सक्सिनेट ऐड करा तो एटीपी फॉर्मेशन भी हो रही है और साथ में ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। इस मतलब आप देखो ना, ये जो एडीपी प्लस पीआई या ये जो सक्सिनेट है, मतलब इसको हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना कि दे आर बेसिकली इनहिबिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ड्राइव करने के लिए इसका मतलब आपको सक्सिनेट और एडीपी प्लस पीआई दोनों चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों दोगे तभी एटीपी बन रहा है, क्योंकि जैसे इसमें पहले आपने एडीपी प्लस पीआई ऐड करा तब भी इतना एटीपी सिंथेसिस है ही नहीं, इसमें जब सिर्फ सक्सिनेट ऐड करा तब भी नहीं है, लेकिन जब दोनों है तो बोथ ऑफ देम आर ड्राइविंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी भी बनेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो सक्सिनेट ऐड करा, सॉरी ये साइनाइड ऐड करा, तो अभी बताया ना साइनाइड ऐड करने पे ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी ना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलने का मतलब ना तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी ना ही एटीपी बनेगा, ठीक है। ये अभी हम दोनों पढ़ेंगे, वेंट्यूरिसिडिन ओलिगोमाइसिन, बिकॉज ये एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और अगर ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। देखो एग्जाम में उसने ना आपको कई बार वो ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन देगा, और आपको ध्यान रखना है जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स बताए हैं, ठीक है, चाहे वो रोटिनोन है, साइनाइड है, जितने भी हमने पढ़े हैं, उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी। कंज्यूम नहीं होने का मतलब यू विल गेट टाइम के साथ ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं हो रही है। लेकिन मैंने अगर डाइनाइट्रोफिनोल दिया या अभी मैं जो आपको एटीपी सिंथेस के इनहिबिटर बताऊंगा, अगर वो हम डालेंगे तो वो एटीपी सिंथेसिस को रोक रहे हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस को रोकने का मतलब एटीपी नहीं टाइम के साथ बन रही, बट ऑक्सीजन कंजप्शन अफेक्ट नहीं होगी, ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो आपकी कंज्यूम होगी, ठीक है। आया समझ में ये, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, आपके इनहिबिटर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, इनहिबिटर्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस, inhibitors of ATP synthesis. Inhibitors of ATP synthesis. अब देखो इसके अंदर जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज योर ओलिगोमाइसिन, ठीक है। जैसे हमने ओलिगोमाइसिन पहले भी देखा था, ओलिगोमाइसिन जो है वो किसको इनहिबिट करता है, एफ नोट को, किसको इनहिबिट करता है, एफ नोट डोमेन को। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एफ नोट और एफ वन, जो एटीपी सिंथेज होता है उसमें एक एफ नोट होता है एक एफ वन होता है,
तो ओलिगोमाइसिन स्पेसिफिकली इसको इनहिबिट करता है एफ नॉट डोमेन को, ठीक है। फिर एक हमारे पास आता है जिसका नाम होता है वेंट्यूरिसिडिन, जो अभी हमने देखा भी था, वेंट्यूरिसिडिन, वेंट्यूरिसिडिन, या इसको हम एबोमाइसिन भी बोलते हैं, एबोमाइसिन, वेंट्यूरिसिडिन और एबोमाइसिन। ये भी किसको इनहिबिट करती है, आपके एफ नोट को, किसको करती है, एफ नोट डोमेन को, ओरो, वेंट्यूरिसिडिन और एबोमाइसिन, ठीक है। एक आती है ओरोवर्टिन, कौन सी आती है, ओरोवर्टिन, ये किसको इनहिबिट करती है, एफ वन डोमेन को, ये किसको इनहिबिट करती है, एफ वन डोमेन को, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि कौन सा एफ नोड को करता है, कौन सा एफ वन को करता है, ठीक है। और एक होता है एट्रैक्टलोसाइड, ठीक है, वो करता है एट्रैक्टलोसाइड, एट्रैक्टाइलोसाइड, ये इनहिबिट करता है एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस का क्या मतलब है, एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस, एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस, ठीक है। ये अभी आया था गेट के पेपर में ना, गेट 26 के अंदर, कि कौन कौन एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, जो एटीपी कहां पर बन रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाली साइड पे, ठीक है। बट वो एटीपी तो सेल को चाहिए ना, तो वो तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज का रोल होता है, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे एक क्वेश्चन आया था एमएसक्यू के अंदर, इनमें से कौन एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो उसमें एक तो एट्रैक्टाइलोसाइड था, और दूसरा भी हम देखेंगे क्या था, ठीक है। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज का काम क्या होता है, ठीक है। और ये एट्रैक्टाइलोसाइड किसको इनहिबिट करता है, आपका एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज को, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूं, जैसे आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो क्या है कि ये है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये है मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हम क्या शो करते हैं, ये हमारा एफ नोट है, ये एफ वन है। हमने क्या कहा था, इसमें से प्रोटॉन्स जाते हैं तो एटीपी बनता है, ठीक है। अब देखो उसने यहां पर ना दो प्रोटीन एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, एक है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेस, क्या नाम है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेस, मतलब इसी को आप एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेस बोल सकते हो। और दूसरा कौन सा ट्रांसलोकेज है, फॉस्फेट, ठीक है। जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं एंटीपोटर, एंटीपोटर का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। सिम्पोर्ट का मतलब होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। अभी देखो इसको समझते हैं। अब वो देखो क्या कर, अगर मुझे एटीपी बनाना है तो मुझे तो सेल के अंदर एडीपी और फॉस्फेट भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। एटीपी सिंथेसिस चलो इस तरफ होता है, बट उसके लिए एडीपी और पीआई तो होना चाहिए ना। वो कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं किसके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, कैरी एडीपी एंड फॉस्फेट इनटू द मैट्रिक्स। वो किसको कैरी करके लेके जाते हैं, आप देखो एडीपी, ये क्या होता है आपका डाइफॉस्फेट, ये एडीपी थ्री नेगेटिव है, देखो ये भी अंदर जा रहा है। और जो फॉस्फेट है जैसे वो किस फॉर्म में अंदर जा रहा है, H2PO4 नेगेटिव, वो भी साथ में अंदर जा रहा है, ठीक है। और जो नए एटीपी बनेंगे कहां पर, साइट, जो न्यूली एटीपी सिंथेसाइज होंगे उसको हमें कहां पर लेके आना है, साइटोसोल में। तो ऑब्वियसली पहले आपको मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके आना पड़ेगा, फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे बाहर साइटोसोल में आएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, दे कैन कैरी एडीपी एंड पीआई इनटू द मैट्रिक्स। जैसे एक सिस्टम एडीपी लेके जा रहा है और एक सिस्टम फॉस्फेट लेके जा रहा है, ठीक है। और जो एटीपी बना है, जैसे आप देख रहे हो ना, जो एडीपी को अंदर लेके जा रहा है वही एटीपी को बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेटर, ये जो अभी हमने वर्ड यूज किया था ना, एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज, ठीक है। अब देखो होता क्या है,
वो कहता है जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज है, मतलब वही जो एटीपी एडीपी को लेके जा रहा है, वो एक तरह से क्या आपका, इट इज एन एंटीपोर्टर, वो एक एंटीपोर्टर है। द सेम प्रोटीन मूव्स एडीपी इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है ना। एडीपी मतलब जो 3 नेगेटिव है उसको वो कहां पे लेके आ रहा है, मैट्रिक्स में, और एटीपी को बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग एटीपी 4 नेगेटिव विद एडीपी 3 नेगेटिव इज द नेट इफ्लक्स ऑफ 1 नेगेटिव चार्ज। देखो अगर 3 नेगेटिव वाला अंदर आ रहा है, 4 नेगेटिव वाला बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, ठीक है ना। 3 नेगेटिव वाला अंदर आ रहा है और 4 नेगेटिव वाला अगर बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज आपका बाहर जा रहा है, विच इज फेवर्ड बाय चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आप देखो ना, वो कह रहा है इधर प्लस है इधर माइनस है, आपको उसने मेम्ब्रेन पे चार्ज भी दिखा रखा है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली एक नेगेटिव आयन क्या जा रहा है आपका, मतलब वो कहते हैं इसको फेवर करता है कि जो चार्ज डिफरेंस है, ठीक है ना, बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है तो अंदर की तरफ नेगेटिव है, तो वो फेवर करता है, ठीक है। एट pH 7 जो फॉस्फेट प्रेजेंट है एज बोथ HPO4 2 नेगेटिव भी होता है और H2PO4 नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जैसे ये होता है ना, अगर एक हाइड्रोजन है तो 2 नेगेटिव चार्ज है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक नेगेटिव चार्ज है। द फॉस्फेट ट्रांसलोकेज जो होता है वो सिर्फ इसी के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब वो सिर्फ H2PO4 नेगेटिव को जाने देता है बस, ठीक है। देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग सिम्पोर्ट ऑफ H2PO4 नेगेटिव एंड हाइड्रोजन, क्योंकि एक नेगेटिव और एक प्लस दोनों जा रहे हैं, तो कोई नेट चार्ज में डिफरेंस नहीं आने वाला। जैसे इसमें आपने कहा ना कि 3 नेगेटिव वाला अंदर गया 4 नेगेटिव वाला बाहर आया, तो उसमें तो एक माइनस आयन का इफ्लक्स हुआ है, अब इस पे भी माइनस चार्ज है इस पे प्लस चार्ज है, तो नेट आपका जो देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग सिम्पोर्ट, बट द रिलेटिवली लो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इन द मैट्रिक्स फेवर्स द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली थी, तो चलो एटीपी सिंथेस के थ्रू तो हाइड्रोजन जा ही रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि कुछ हाइड्रोजन फॉस्फेट ट्रांसलोकेज के थ्रू भी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों या तो मतलब एक साथ जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन तो हमें पता है बाहर ही ज्यादा है अंदर कम है, तो उसको फेवर करता है। दस द प्रोटीन प्रोटोन मोटिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टिंग सबस्ट्रेट, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन आयंस बाहर बढ़े हैं, क्योंकि देखो एडीपी तो आ गया, ठीक है, और साथ में आपको फॉस्फेट भी तो चाहिए ना, क्योंकि फॉस्फेट लगेगा तभी तो एटीपी बनेगा ना, ठीक है। तो एडीपी इसके थ्रू आ गया और फॉस्फेट आपका फॉस्फेट ट्रांसलोकेज के थ्रू आ गया, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है, दस द प्रोटोन मोटिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग सबस्ट्रेट, ठीक है, एडीपी एंड पीआई एंड द प्रोडक्ट आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो प्रोटोन मोटिव फोर्स है इसकी वजह से ही, जैसे आप देख रहे हो कि ये अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है ये जो प्रोटोन मोटिव फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टिंग आपका सबस्ट्रेट इन एंड जो प्रोडक्ट एटीपी है वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। तो ये जो तीनों सिस्टम है ये एक ही मेम्ब्रेन में होते हैं और इनको हम एटीपी सिंथाजोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एटीपी सिंथाजोम, ठीक है। अब क्या होगा ना, देखो मान लो अगर ये ट्रांसलोकेज को इनहिबिट कर दिया जाए तो क्या होगा, एडीपी अंदर जाएगा नहीं। अब एडीपी अंदर नहीं जाएगा तो फिर एटीपी आप कैसे बना लोगे, ठीक है ना। देखो क्या ना, ये जो हाइड्रोजन आयंस हम कह रहे थे अंदर जा रहे हैं, वो इस चीज को ड्राइव कर रहा है कि एडीपी भी अंदर जाए और फॉस्फेट भी अंदर जाए, ठीक है ना। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि चलो एडीपी तो यहां से डायरेक्ट जा रहा है, ये क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन आयन मान लो अंदर जा रहा है, तो एक्चुअली ना हम ये आगे पढ़ते हैं, जैसे ना आपका ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट है, जैसे अब यहां पर इसको इन्होंने एक्सप्लेन तो नहीं कर रखा, बट मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं। जैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, अगर हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो वो एटीपी बनाता है, और वो एटीपी यूज होता है दूसरे आयन को अंदर ले जाने में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब सेल बायो पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली बस आपको ये समझना है कि ये जो ट्रांसलोकेज है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एडीपी को अंदर लेके जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इनहिबिट कर दूं तो एडीपी अंदर ही नहीं जाएगा, ठीक है। आप चलो मान लो आपका फॉस्फेट अंदर आ रहा है, बट जब एडीपी अंदर नहीं आया तो आप क्या करोगे, तो
यहां पर एक्चुअली क्या है कि तीन ट्रांसपोर्टर हैं। एक तो चलो हमने ईटीपी सिंथेज है, ठीक है, क्योंकि इसका भी पूरा एक तरह से फंक्शनिंग होती है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट थिंग कि कैसे एटीपी सिंथेज वर्क करता है। बट एटीपी सिंथेज के साथ साथ आपका ये दोनों भी हैं, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको एट्रेक्टलोसाइड बताया, वो इसको इनिबिट करता है, और इसको इनिबिट करेगा तो एटीपी बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये जो मतलब वैसे देखो इस पे इतना डिटेल में तो नहीं क्वेश्चन आता है, बट वो स्पेसिफिकली बस आपसे ये पूछते हैं कि मतलब कौन किसको इनिबिट करता है। तो आपने देखा ना, वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनिबिटर, अनकपलर एंड एटीपी सिंथेसिस इनिबिटर। अब कुछ इनिबिटर तो ऐसे है ना, वो एफ नोट एफ वन को इनिबिट कर रहे हैं, तो ये तो बच्चों को पता ही होता है कि ये तो एटीपी सिंथेज है। अगर इसी में से हाइड्रोजन आयंस तो हम यही दिखाते हैं ना, इसी में से जाते हैं, तभी एटीपी बनता है। अगर इसको इनिबिट कर दिया तो एटीपी बनेगा नहीं। बट ये जो एटीपी एटीपी ट्रांसलोकेज है, इसका काम है एटीपी को अंदर लेके आना, और जो एटीपी मैट्रिक्स में बने हैं उसको बाहर लेके आना, ताकि वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोसोल में जाए और सेल उसको यूज कर सके। तभी तो बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी बनाना इसने है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और तो हम कहीं बोलते नहीं होती है। कहां पर होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो, ठीक है। बैक्टीरिया में तो चलो अलग बात है ना, बैक्टीरिया में तो मे बी या तो उसकी मेम्ब्रेन है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो आप माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, ठीक है, तो उसमें तो जो उसकी मेम्ब्रेन होगी उसी के अंदर होगा सब सिस्टम, ठीक है। तो ये अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो एडीपी जाएगा नहीं, एटीपी आएगा नहीं बाहर, ठीक है। तो मेन उसने हमें इसका फंक्शन क्या बताया, एडीपी को अंदर लेके जाना और एटीपी को साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है ना। देखो यहां पे तो एटीपी बन रहा है ना, आप इस बात को समझो। एंड आर सेल वांट टू यूज दैट एटीपी फॉर द, जो भी उस सेल के अंदर जो भी फंक्शंस हैं, सेल ने कुछ बनाना है या सेल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एटीपी उसे चाहिए, तो वो हमें मैट्रिक्स से बाहर लेके आना है साइटोसोल में, ठीक है। अब इसमें देखो जो क्वेश्चन आया था ना अभी लेटेस्ट, एक गेट के पेपर में आया था, वही ना, जैसे अब उसने क्या दिया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट्स एटीपी एटीपी ट्रांसलोकेज, ठीक है। देखो ओलिगोमाइसिन, ओलिगोमाइसिन किसको इनहिबिट करता है? एफ नोट को, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। एटैक्लोसाइड अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एमाइटल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है। लेकिन आपको ये कंपाउंड और याद रखना है, ठीक है, दैट इज बोंक्रेरिक एसिड। ये भी एटीपी एटीपी ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन आया था ना, ये एमएसक्यू में आया था, जैसे गेट के अंदर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एमएसक्यू की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो एट्रेक्लोसाइड एंड बोंक्रेरिक एसिड, बोथ ऑफ देम विल इनहिबिट एटीपी एटीपी ट्रांसलोकेज, ठीक है। अब जैसे चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको ट्राई करो, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, गिवन बिलो आर इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड देयर टारगेट एंजाइम्स, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर, मे भी उन्होंने बड़े सारे आपको इनहिबिटर दे रखे हैं, और अब रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स तो हमारे वही हैं, या तो कॉम्प्लेक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। अब देखो पहला उसने क्या लिखा है, डाईसाइक्लो हेक्साइल कार्ब्यूडामाइड और ओलिगोमाइसिन, ठीक है। ये जो दोनों हैं, ये एक्चुअली अभी हमने पढ़ा ओलिगोमाइसिन किसको इनहिबिट करता है, मतलब एफ नोट को, तो एटीपी सिंथेज को, तो ए का क्या होना चाहिए, 2। अब देखो वो एक ही ऑप्शन में है बस, ठीक है। मान लो हमने रोटिनोन पढ़ा है, रोटिनोन और डेमेरोल इसने लिखा हुआ है। रोटिनोन किसको इनहिबिट करता है, आपके कॉम्प्लेक्स 1, मतलब कि एनएडीएच कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, तो बी का 1 हो गया, ठीक है। अब मान लो ये किया है थिनोइल ट्राईफ्लोरो एसीटोन एंड कार्बोक्सिन, ठीक है। अब इसका मतलब ये किसको इनहिबिट कर रहा है, सक्सिनेट क्यू कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। जैसे हमने मान लो कॉम्प्लेक्स 2 का कोई नहीं पढ़ा ना, क्योंकि हमने 1 2 3 3 2 4, तो ये क्योंकि सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज आपका, ये तो कॉम्प्लेक्स 2 है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये उसको इनहिबिट कर रहा है। और साइनाइड और एजाइड मैंने अभी आपको बताया वो कॉम्प्लेक्स 4, क्योंकि वो साइटोक्रोम A+A3 से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकते हैं, ठीक है।
अब देखो क्या है ना, मे भी मुझे कुछ नाम नहीं पता होंगे, बट फिर भी आप देखो ना, आपको सिर्फ एक ओलिगोमाइसिन से मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स का आया था पेपर में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखोगे ना, देखो क्या है ना, इनहिबिटर्स को समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आनी चाहिए ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है। तो बेसिक नॉलेज होने से हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में ये? ठीक है, तो देखो हमने इसमें, बट मैंने आपको बार बार बताया कि ये आपको अच्छे से याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर एक आपका, दूसरा हम किसकी बात करते हैं, अनकपलर्स की, और एटीपी सिंथेसिस के इनहिबिटर। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट हैं। जैसे इसमें एक और भी यहां पर बता रखा है, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल मैंने आपको बताया था, एक ये भी होता है और एक ये आपका FCCP। ये दोनों के दोनों अनकपलर हैं। ठीक है, जैसे ये भी आप एक फुल फॉर्म तो चलो इसकी बढ़िया है, कार्बोनाइल साइनाइड पी ट्राइफ्लोरोमिथोक्सी फिनाइल हाइड्रोजोन, बट सिंपली आप FCCP याद रख लो। ठीक है, तो इसका मतलब जो DNP है और जो आपका FCCP है, ये दोनों क्या आपके अनकपलर, बोथ ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ योर अनकपलर्स। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर, ATP सिंथेसिस इनहिबिटर एंड अनकपलर्स।